सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और दिल्ली वास्तु वर्कशॉप के बाद आज हमारी ये पहली क्लास है। हम लोग लाइव मिले और बहुत चीजों को सीखा समझा और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। बेहतर वर्कशॉप, ज्यादा बेहतर वर्कशॉप, ज्यादा नॉलेज जो मैंने कोशिश की थी, प्लान की थी कि आपको इस वास्तु वर्कशॉप में यानी दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज है माई सेटिस्फैक्शन की एम आई सेटिस्फाइड विद द थिंग विच आई वांट टू डिलीवर। यस, आई डिड दैट। और आई बिलीव सो कि आप सभी लोगों ने उस वास्तु वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से एक बात बोल दूं, जो फर्स्ट डे सिखाया था दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज आपको बहुत लेट समझ में आएगी, बहुत लेट समझ में आएगी एक्चुअल में। बट प्रैक्टिकल पार्ट वाज ओके, दैट वाज नो डाउट वेरी इसेंशियल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट जो फर्स्ट डे की 2 आवर्स की क्लास थी ना, जिस व्यक्ति ने उसके क्रक्ष को पकड़ लिया ना, मैं सच कहता हूं आपको, बार बार लोगों ने कहा सर प्रैक्टिकल पार्ट बहुत अच्छा हो गया, बहुत मजा आ गया। बट फिर बोलता हूं फर्स्ट जो 2 आवर्स का पार्ट था ना, दैट वाज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट। क्योंकि जो सेकंड पार्ट था प्रैक्टिकल का, वो मेरे लिए करवाना बहुत आसान है। बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए करवाना, बिना एफर्ट्स के वो मैं करवा सकता हूं आपको। बट जहां सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगता है ना, वो था फर्स्ट डे का पार्ट। तो वो जो फर्स्ट डे आपने सीखा उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाया, उसको जितना ज्यादा आप यूसेज में लेंगे, बहुत अच्छा वास्तु कर पाएंगे। तो अच्छा लगा आपको वास्तु? मैंने अब पहली बार मैं आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूं एक बार के लिए। सो जस्ट एक बार कुछ लोगों के बार फीडबैक लेता हूं मैं, हैंड रेस करके। एक बार वो लोगों को जो भी लगा हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे कि वृंदा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को एक बार। आप 5 मिनट करते हैं, उसके बाद में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पता होना चाहिए हमको भी। हाँ जी सर, जी। जय श्री राम सर। जय श्री बहुत राम अच्छा जी। लगा। हमने जो लास्ट टाइम वर्कशॉप में मिस किए थे उसको इन डिटेल पढ़ा है आप। वेरी जैसा गुड। ये एक नहीं, ज्यादा इंडस्ट्रीज को ले लिए थे। और जो डिफरेंसेस था ना इंडस्ट्री से इंडस्ट्री लेके, उसको हमें बहुत जानकारी मिला। मतलब वो एक एक ही फॉलो नहीं करना है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है करके आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। बहुत अच्छा लगा सर। जयपुर का वर्कशॉप अलग था और ये वर्कशॉप बहुत अलग था सर। बहुत इंफॉर्मेटिव था। और इस बार जो हमने उधर मिस किए वो उसको पूरा किए सर आपने। नेक्स्ट टाइम थैंक यू। इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा ये। थैंक यू सर। थैंक यू। गोवा वास्तु वर्कशॉप स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था। उसके बाद में जो ये वाला प्रोसेस था अपना, ये वाला जयपुर वाला जो वास्तु वर्कशॉप था, वो डिफरेंट वर्कशॉप था। और अब जो ये दिल्ली वास्तु वर्कशॉप हुई, ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट वर्कशॉप थी। और जो अगली वर्कशॉप करेंगे वो इससे भी कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ओके। जो लोग नए लोग थे, एक बार जैसे विमल जी है। विमल जी आप हैं? विमल जी यस आप सर। हैं? जी विमल जी। यस सर। हाँ जी। हाँ जी विमल जी, तो क्या क्या नई चीज देखी आपने इस वर्कशॉप में? क्या नया सीखा आपने ऐसा जो हम ऑनलाइन नहीं सीख पाते? ऐसी क्या चीज आपने सीखी यहाँ पर? सर एक्चुअली मेरे लिए तो गुरु के सानिध्य में रहना 3 दिन जो है ना, जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें चुपचाप अपने अंदर आ जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है, सूक्ष्म शरीर होते हैं उसमें आ जाती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा और बहुत ही ये अनुभव था कि आपके सानिध्य में मैं 3 दिन रहा। और जैसे वृंदा जी ने बताया कि हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इंडस्ट्री को कैसे, किस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए कि, और उसके साथ पंच देवता जो है वो हमें कनेक्ट करने चाहिए, देखने चाहिए। तो बहुत डिटेल में हमने आपसे सीखा है और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि और चीजें बेहतर हमको समझ में आए। चारू जी,
आप हैं चारू जी? हाँ जी सर, मैं हूँ। जी जी चारू जी, क्या हाँ, नया जय सीखा श्री राम आपने सर। जय श्री राम जी, क्या नया सीखा इस जो दिल्ली वास्तु वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप की थी, उसमें क्या नया सीखा आपने ऐसा? सर मैंने तो कम्प्लीटली जो देवतास के पॉइंट ऑफ व्यू थे ना सर, मैं बहुत छोटे उससे समझ रही थी। लेकिन जब हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनकी प्लेसमेंट को सीखा कि हर जगह कैसे उनको समझेंगे, जैसे रिसेप्शन के लिए हो गया सर, और ब्रह्मस्थान में हमने जो होटल का प्रैक्टिकली वहां पे देखा था, और मेन गेट के एंट्रेंस पे कैसे होंगे डिफरेंट देवतास अगर वहां पे होंगे, तो सर बहुत ब्रॉडर वे में ना चीजें समझ में आई कि बहुत छोटे लेवल पे थे, अब समझ में आया कि उन्हीं 45 देवताओं को जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंडस्ट्रीज के माध्यम से, तो कितना चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव, वो समझा सर। मेरे लिए बहुत सीखने को मिला सर, डेफिनेटली। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके, राकेश जी से बात करते हैं। ओके जी राकेश जी। एम आई ऑडिबल? यस यू आर। हाँ, तो सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि जो हमने एमबीए में पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उसके गोल्स कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट होते हैं, और फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशन, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं अगर आप फैक्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक तरह से एमबीए का रिवीजन करवा रहे थे, नंबर वन। क्योंकि अगर अगर एमबीए क्या एक जनरल है, फिर आप एक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो उस इंडस्ट्री से स्पेसिफिक गोल्स, टारगेट्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात उस चीज़ को समझना। एक बार हम उस थ्योरी के साथ उस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस अपने आप बनने शुरू होते हैं, राइट? कि भाई हमने अगर हॉस्पिटल शुरू किया तो क्यों शुरू किया, क्या ऑब्जेक्टिव था, फिर क्या। तो आई थिंक वो जो है क्वेश्चंस, मतलब सबसे पहले तो एक एमबीए इन प्रैक्टिस, एमबीए का आपने प्रैक्टिकल दिया, उसको इंडस्ट्री से हम लिंक करें, फिर हम सोचना शुरू करें कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनको फिर हम देवता से लिंक करें। आई थिंक आप जो बोल रहे हैं शुरू के 70-80 क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस नहीं थे, बल्कि आई वुड से वो जैसे बुक्स आती है ना, एमबीए इन 1 आवर, तो वो आपने बताया, ताकि वो ग्राउंड तैयार हो जाए, फिर एक इंडस्ट्री आए, उस बेसिस पे जो हमने देवता सीखे उसको हम कनेक्ट करें। आई थिंक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, ब्यूटीफुली कोरिलेटेड। मतलब ये तो कॉलेज की पढ़ाई हो गई, आईआईएम की पढ़ाई भी हो गई, इंडस्ट्री जो हमें पूरी तैयारी करनी है वो आपने बताया, ताकि हम प्रोबिंग अच्छे से कर सके और उन क्वेश्चंस को उन देवता के जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देवताओं के जो काम है उससे लिंक कर सके। आई थिंक वेरी ब्यूटीफुली कनेक्टेड। अगर हम ये बेसिक 2-3 चीजें समझ लेते हैं, तो फिर उसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ओके, नेहा साबू जी। यस सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी। हाँ जी। सर बेसिकली मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा कि क्लाइंट क्या बोलेगा उसको कैसे देवता से जो कनेक्ट करना है, जो फर्स्ट 2 आवर्स था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। कि बेसिकली क्लाइंट की भाषा समझना, जो आपने 2 घंटे में सिखा दिया, दैट इज द मेन कोर ऑफ वास्तु। उसके बिना वास्तु नहीं है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने गजब से सिखाया, दैट इज आउटस्टैंडिंग सर। तो उसके बाद जो सेकेंड है, जो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं रेमेडीज, जो प्रैक्टिकली, जैसे ये सब तो मैं आपसे ये इंटरनेट के थ्रू भी सीख सकती हूँ, बट जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है वो तो आपके साथ रहकर ही सीख सकती थी। दैट इज व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन प्रैक्टिकल रेमेडीज, जो आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। जस्ट अ रिक्वेस्ट सर कि है ना, आपको कभी कभी लगता होगा कि हम लोग बहुत स्टूपिड और सिली डाउट्स पूछते हैं, बट दैट वाज, वो हमको एक्चुअली में सीरियस डाउट्स है। दैट इज कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक हो रहा। सो इफ यू कैन टेक दैट, आई अंडरस्टैंड आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपको 4:30 के अंदर वो सब खत्म करना होता है, तो मे बी शाम में 8 से 10 या यू नो कैजुअल टाइम में अगर आप 1 घंटा दे दो कि सिंपल सिंपल डाउट्स। आपको लगता होगा इतना कैसे बेसिक डाउट पूछ रही है, जो इतना सब करके आ रहे हो, तो बट हम वो बेसिक डाउट क्लियर नहीं होता है ना सर कई बार। तो जस्ट अ रिक्वेस्ट कि अगर आप उसके लिए अलग से 1 घंटा कभी यू नो उस आफ्टर द शेड्यूल टाइमिंग्स आप दे सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। ओके,
एक और लेते हैं, फिर एंड करते हैं, फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज के अपनी। और गीता देवी एक बार प्रीति जी से बात करते हो, गीता जी से बात करते हैं। पहले गीता जी से बात करते हैं। जी गीता जी, आप ऑडिबल हैं, मतलब आप यस सर। जी 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 हेलो। जी 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 बिल्कुल बोलिए हाँ, जी। सुन। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। हाँ, क्लास तो बहुत अच्छा था सर। क्या है वो, उन्होंने राकेश सर ने बताया ना, एमबीए ऑन लाइव, ऐसा ही था सर। एमबीए ऑनलाइन। क्या क्या है, सभी सब इंडस्ट्री का अलग अलग गोल होता है। थोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेशन वे अलग अलग रहता है ना। वो हॉस्पिटल का अलग रहता है, वो तो कंस्ट्रक्शन का अलग रहता है। वो हमें बहुत समझ में आया सर। और ये एक अभी एक प्रॉब्लम है अभी हमारे साथ। क्या है, देवता को अच्छे तरह से पकड़ में लाना, झट से हमको याद होना, यही प्रॉब्लम है। ये हम कोशिश कर रहे हैं सर। अब हम कोशिश करते हैं, आपका जो पढ़ाई जो है ना, हम अच्छे तरह से लेके आगे बढ़ते हैं सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। प्रीति बंसल जी लास्ट, इनसे बात करते हैं। इश्य देयर, प्रीति जी आप हो? यस। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जी प्रीति जी। हाँ जी सर। सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, क्या चल रहा है मुझे नहीं आइडिया। एक फीडबैक ले रहे थे दिल्ली वास्तु वर्कशॉप का, कि जो आपने वहां सीखा वो किस तरह से अच्छा था, किस तरह से क्या था, किस तरह से डिफरेंट था इस ऑनलाइन क्लास से। ओके। सर ऑनलाइन क्लास से इसीलिए डिफरेंस था क्योंकि एक तो अट्रैक्ट आई टू आई कंट्रैक्शन हो जाता था कि हम फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हैं। समटाइम यहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कुछ आसपास चल रहा है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। वहां तो हम बिल्कुल आपके सामने थे, तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमें डांट पड़ सकती थी। यहाँ कई बार सब जी जी मतलब 100% हम वहां पे प्रेजेंस थे। यहाँ पे समवेयर हम 10% ऑफ भी हो जाते हैं। समटाइम हमें फोन पे कॉल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, तो जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। सेकंड, द द वे ऑफ टीचिंग यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, वहां पे भी सेम आपका वैसे ही है। बट वहां पे आपके बिल्कुल इतने लोगों मतलब कम लोगों में आपने हमें इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ पे समटाइम्स लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। ये दो फैक्टर्स हैं। ग्रेट। तो इंडस्ट्री में क्या नया सीखा आपने ऐसा? क्या देवताओं को अप्लाई करना सीखा? 45 एनर्जी फील्ड्स किस तरीके से वाकई में काम करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर, अलग अलग सेंस में, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या यस सीखा? सर। यस सर। मतलब देवताओं को बहुत डिटेल्ड में सीखा विद एग्जांपल्स के साथ। एंड सबके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे उससे भी हमें बहुत लर्निंग मिली है। जिस तरह से मतलब आपने हमें देवताओं को इतना डिटेल्ड करके सिखाया है कि कैसे हर देवता अपना काम दिखाता है और विद एग्जांपल्स, तो वो हमने अप्लाई करना सीखा। ग्रेट, ग्रेट, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय श्री राम आपको। चलिए, थैंक अच्छी यू बात है, सर। आप लोगों ने कुछ सीखा उस दिल्ली वास्तु वर्कशॉप से। पर्पस इसे कहते हैं कि जब वो वर्कशॉप पूरी हुई तो जो मुझे खुशी हुई उसे कहते हैं विवस्वान, यानी वर्क सेटिस्फैक्शन। और जब आप लोगों की फीडबैक आते हैं चीजों को लेकर कि हाँ दैट वी आर हैप्पी, हाँ जी चीजें समझ में हमको आई, कुछ नया हमने सीखा, तो लगता है चलो ठीक है, अपना पर्पस सेटिस्फैक्शन हुआ। ये मित्र नाम का देवता है, तो लास्ट में बचता सिर्फ दो ही देवता है, नाम उसका विवस्वान और दूसरा उसका मित्र है। इसको इस तरह से हम लोग यूज करेंगे तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं मेरा मित्र थोड़ा सा बेहतर काम कर रहा है, नो डाउट, नो डाउट बेहतर काम कर रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारी अगली डायरेक्शन के बारे में, जिसका नाम है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये बहुत सारे काम हमारे लिए करेगी। पीछे हम पढ़ चुके हैं, उसकी बात करते हैं। पहला ये मोटिवेशन की बात करेगी। प्रीवियस क्लास में हमने मोटिवेशन के बारे में बात कर ली है इसके अंदर। फिर हमने बात की राइट टारगेट चूज करने में हमारी हेल्प करते हैं, पीछे इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है कि राइट टारगेट चूज करने में कैसे हमारी हेल्प करेगी।
इसके बाद में स्किल कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। कंसिस्टेंसी जो होती है वो कैसे ही हमें दिखाएगी, कैसे हमें उसके काबिल बनाएगी, इसको भी हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। अब बात हो रही है आज नई चीज के बारे में जिसका नाम है एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। तो ये जो एजुकेशन को वेस्ट साउथ वेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करती है उसको समझ लीजिए एक बार के लिए। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है जी। तो एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हमारी ग्रास्पिंग पावर, इस एजुकेशन का मीनिंग समझ लीजिए, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग की बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं आपको कि एजुकेशन का मतलब यह है कि अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो कितना फास्ट आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो आपको बेहतर चीजें की क्लैरिटी मिल पाएगी। सबसे पहली बात, जो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी कॉलेज में पढ़ते हो या आप यहां पर भी पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें कितना फास्ट समझ में आ रही है, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, जो आपकी ग्रास्पिंग पावर है, वो वेस्ट साउथ वेस्ट का कमाल है। एजुकेशन का एक मतलब ये हुआ। एजुकेशन का दूसरा मतलब ये हुआ कि जो आपके दिमाग में नॉलेज गई वो कितने वक्त तक वहां पर स्टोर रह सकती है, जिसे आप मेमोरी कहते हैं। जिसे आप कहते हैं कि सर पढ़ता लिखता तो हूं सर, बहुत पढ़ता हूं सर, लेकिन होता क्या है कि भूल जाता हूं, ज्यादा वक्त तक उसको होल्ड नहीं कर पाता, मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। सिंपल मीनिंग में इसको आप ऐसा कहते हैं। तो ये जो है ये भी आपकी एजुकेशन यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में काउंट होगा। और तीसरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, इसका मीनिंग समझाने का काम जो है ये आपको वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन करेगी एजुकेशन के रूप में। तो यहां पर एजुकेशन का मतलब जो है वो ये है। इसके बाद बात करें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब वही है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यानी ये जो डायरेक्शन है वो आपको समझाती है डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। आई बिलीव आप लोगों को पता होगा कि अर्जेंट में और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, सबको मालूम है क्या? मैं समझाता हूं क्या मतलब होता है। एक होता है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है उस काम को करना है, इसका मतलब ये होता है। एक होता है अर्जेंट, काम को अभी करना है। अर्जेंट का मीनिंग होता है अभी करना है और इंपॉर्टेंट का मतलब है करना है, आज नहीं तो कल कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अर्जेंट का मीनिंग है अभी करना। तो यही वो डायरेक्शन है जो आपको मीनिंग समझाती है कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास में एक पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, तो डॉक्टर को समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं मेडिकेशन दूं या इसकी अभी हाथों हाथ सर्जरी करूं, ये मर ना जाए। एक क्रिटिकल केस में बंदा आया हुआ है, अब डॉक्टर के पास में विवेक, ये डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए कि मैं इसको अभी मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकता हूं या इसको मुझे हाथों हाथ ओटी में लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकेशन का मतलब है इंपॉर्टेंट है उसको ट्रीट करना, अभी ठीक है, अभी 2 4 5 10 घंटे, 1 दिन 2 दिन रोक सकते हैं उसको। और ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी कभी ओटी में लेकर चलो, अभी भी ट्रीट करो, मर जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर ही बंदा जो है, मेडिकेशन काम नहीं करेगी इसके ऊपर। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस समझाने का काम जो है ये वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन करती है। कई बार हम लाइफ में ऐसे काम कर लेते हैं कि हम समझ नहीं पाते क्या इंपॉर्टेंट और क्या अर्जेंट है। हम इंपॉर्टेंट काम पहले कर लेते हैं और अर्जेंट काम को छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट काम में आपके पास में टाइम का मार्जिन होता है, अर्जेंट काम में आपके पास टाइम का मार्जिन नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, वो निकल गया तो निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करें आगे, इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन है अपने आप में ये। वेस्ट साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट्स योर इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करती है उसको थोड़ा मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, देखो इन्वेस्टमेंट मैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हो आप, पहले उस डेफिनेशन को समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे काम करती है। अभी राकेश जी ने कहा सर एक तरह से पूरा एमबीए पढ़ा दिया आपने, तो आप पढ़ी इंडस्ट्रियल वास्तु रहे हो भगवान, इंडस्ट्री ही तो पढ़ रहे हो पूरी की पूरी। तो जब तक उस इंडस्ट्री की फंक्शनिंग ही नहीं समझोगे वास्तु कैसे अप्लाई कर दोगे। दैट इज वाई
जब मैं इस इंडस्ट्रियल वास्तु के कोर्स को डिजाइन कर रहा था कि कैसे इसको बेहतर में बनाया जाए, तो मुझे एक बात बहुत बेहतर रूप में समझ में आई कि तो पूरी की पूरी कॉमर्स ही है। जब तक मैं पूरा आपको कॉमर्स नहीं समझाऊंगा, पूरी फंक्शनिंग ही समझाऊंगा, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। जब तक मैं आपको ये कह जाऊं कि चलो फैक्ट्री में आपको लेकर चलता हूं, देखो यहां पे ये वेस्टेज हो रहा है, ये गंधर्व है, इतना समझ लिया, उससे काम नहीं बनता आपका। ये साउथ साउथ वेस्टेज से काम नहीं बनता आपका। आपको समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री का जो जो नॉर्मल वेस्टेज है, उस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि वो 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेस्टेज अगर 20% से कम आ रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। भाई साउथ साउथ वेस्ट को चेक मत करो। तो हमें उस इंडस्ट्री को इस तरह से देखना होता है, तब कहीं जाके हम प्रॉपर तरीके से वास्तु अप्लाई कर सकते हैं। खैर, हम इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मेरी सैलरी जो है महीने की 1 लाख रुपए की सैलरी है और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के, अच्छा खाना खाकर, अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छी छत में रहकर और सारी सुविधाओं को भोग कर, जो नॉर्मली होनी चाहिए घर के अंदर, मुझे लगता है कि 80,000 रुपए का मेरा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है जिसमें मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। और 80,000 मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस चीज के अंदर। एक बात याद रखना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। 80,000 मेरा मैक्सिमम अमाउंट मेरे पास रहेगा, आई विल लिव अ गुड लाइफ। अभी भी मेरे पास में 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इस 20,000 रुपीज को मैं ऐसी जगह लगाऊं जहां जगह 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 हो जाए। मतलब वो पैसा बढ़े, मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। तो यही वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके घर में तय करती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर करोगे वो ग्रो करेगा या आपके इन्वेस्टमेंट करते उसके भाव नीचे गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी रिसेंटली, मतलब 2 महीने हुए होंगे शायद, नहीं, 27 फरवरी को, है ना, मेरी वाइफ का बर्थडे आता है। तो उसने कहा मुझे कुछ दिलवा के लाओ। मैं ठीक है, ऐसे ही, मतलब मैं कोई प्लान नहीं था उस चीज के ऊपर। मैं चलो भाई बैठो गाड़ी पे चलते हैं, है ना। हम गए ज्वेलरी शॉप पे गए, मैं तो जो चीज तू ले ले, ठीक है। तो उसने ले लिया, उसने 4.5 लाख की ज्वेलरी परचेज की उसने, ठीक है। तब क्या भाव था? भाव था 81,000 रुपीज का भाव था गोल्ड का। अभी 2 महीने बाद भाव को पता है 1 लाख के पार चला गया। अभी ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, लाइव एग्जाम्पल क्यों दिया अभी आपको मैंने, कि जो आपने, क्योंकि गोल्ड भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है जी, सीधी सी बात ही है। तो आपने जो उसमें 81,000 लगाए, आज वो मार्केट में 1 लाख रुपए का जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं 19,000 रुपीज का बेनिफिट जो है मुझे हर तोले पर कहीं ना कहीं हो गया। मतलब बात ही है ना। तो बेनिफिट हुआ, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो ये कमाल है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अच्छे होने का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन 81,000 का भाव होता और भाव होता 60,000 के ऊपर। राम, अभी 81,000 खर्च किए, 60,000 का भाव रह गया, भाव नीचे गिर गया, जो पैसा लगा वो भी खराब हो गया। राइट? अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे उस चीज को, तो ऐसी चीजें हमारे काम करती है। लर्निंग मैंने बता दिया आपको, एजुकेशन में ही काउंट होगी ये चीज। उसके अलावा रिटेंशन पावर भी एजुकेशन में ही काउंट होगी, ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो समझ में आया आपको वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या क्या कर सकती है आपके लिए? ओके। तो मैंने कहा कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बेसिकली आपकी एजुकेशन है। जितने भी स्कूल्स है, जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उन सब के लिए अगर कोई सबसे नंबर 1 की डायरेक्शन कोई बनेगी तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बनेगी। तो जब भी किसी एजुकेशन इंडस्ट्री का वास्तु करने आप जाएंगे तो उस केस के अंदर सबसे पहले जो है आपको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखना होगा, क्योंकि ये मां सरस्वती का ही स्थान है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? परफेक्ट। ओके जी। तो पढ़ाई करने के लिए हम बात करें, हमारे पास में बहुत सारी डायरेक्शंस है, बहुत सारी डायरेक्शन हमारे पास में है जहां पर बैठ के हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वहां पर सारी पढ़ाइयां जो है वो कंडीशनल है, कंडीशनल है। नॉर्थ ईस्ट में बैठने को कहा तो तब बैठने को मैंने कहा था जब
आपका बच्चे की सिटिंग अच्छी नहीं है, आपके बच्चे को बैठ के रोज 5 घंटे पढ़ना चाहिए, आईएएस की तैयारी बच्चा कर रहा है तो उसको रोज के 8-10 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सिटिंग देनी पड़ेगी उसको। पर 2 घंटे के बाद ही उसका मन तो खत्म हो जाता पढ़ाई से। तो उसकी सिटिंग को बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट से बैठाइए कुछ वक्त के लिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल से डायरेक्शन मैंने कही थी पढ़ने के लिए कि मतलब कोई सीरियस पढ़ाई वहां पर बैठ के आप नहीं कर सकते। आपका बच्चा केजी में पढ़ता, नर्सरी में पढ़ता, स्कूल का होमवर्क वगैरह कर लिया, बहुत इतना ही काम कर सकती है वो। ईस्ट मैंने कहा था कोई गवर्नमेंट का जॉब वगैरह जो है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं तो वो कंडीशनल है अपने आप में। ईस्ट साउथ ईस्ट इंजीनियर्स के लिए कंडीशनल है अपने आप में। साउथ ईस्ट कैश मैनेजमेंट का जो लोग कोर्स करते हैं उनके लिए कंडीशनल अपने आप में। जो लोग पावर एंड कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करने की बात करते हैं, इस प्रकार की चीजों को सीख रहे होते हैं, है ना, पावर मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर वाला कोर्स कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट जो है। जो लोग नींद की बात करते हैं, जो लोग कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी होंगे ना जो आपके इंसोम्निया पे काम करते होंगे, भाई इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही तो उस पे कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी होंगे, तो उनके लिए पढ़ाई करना, नींद के रिगार्डिंग पढ़ाई करना वहां पे काउंट हो जाएगा। तो ये सब कंडीशनल्स हैं, कंडीशनल। साउथ वेस्ट में स्किल की पढ़ाई कहीं ना कहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि पीजी टू पीजी की बात करती है। सर पीजी टू पीजी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम प्ले ग्रुप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी ये जो आपका बच्चा पहली बार जो स्कूल में जाता है वहां से लेकर लास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेज के अंदर होता है वहां तक की पढ़ाई, इनफैक्ट हर प्रकार की पढ़ाई, मेरे कहने का मतलब यह है हर तरीके की पढ़ाई जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई क्यों ना करें। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, मैंने कहा ये मां सरस्वती का स्थान है, तो यहां पर पढ़ाई के लिए इससे बेस्ट कोई जगह आपके घर में नहीं हो सकती। दूसरा मैंने बताया आपको ये इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन अपने आप में है, तो इन्वेस्टमेंट की जो डायरेक्शन है उसको समझा दूं। इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन बेसिकली जैसा मैंने कहा था ना आपको, कुछ लोग इसको सेविंग की डायरेक्शन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेविंग की डायरेक्शन है। ये सेविंग की डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट की ही डायरेक्शन है। और अगर आपको बोलना है इसको एग्जैक्टली तो आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये वर्ड इसको पूरा दो आप। अगर आप इसको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर्ड इसको अगर आप देंगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड मालूम पड़ेगा, है ना, या फिर इसको आप इन्वेस्टमेंट कहिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर्ड मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को अपनी डिजायर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके कोई पैसा बचा के उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इट इज नॉट गुड। अगर आज मैं 5 रोटी खाता हूं और मैं कहूं कि मैं कल से 3 रोटी ही खाऊंगा और 2 बचाऊंगा, तो इसको सेविंग नहीं कहते, कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है जो जिंदगी आप जीना चाहते हो वो जिंदगी आप जी लो विदाउट कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद आपका पैसा बच जाए, ये कमाल भी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है। और फिर वो जो पैसा बच गया उस पैसे को सही जगह पर लगा के उस पैसे को ग्रो करवाने का काम भी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है। क्योंकि बहुत अच्छी बात हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं कहीं ना कहीं कि बेटा तू तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक कि भाई तू खुद कमा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं इस बात को, फैक्ट बात है ना, कि भाई तू तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक कि भाई तू खुद कमा रहा है। भाई तू अमीर उस दिन बनता है जिस दिन तेरा पैसा तेरे लिए कमाना शुरू कर देता है, तब आप अमीर बनते हो, ये तो मजदूरी बन के रह जाते हो। तो ये जो कहावत है ना एक्चुअल में, ये जो प्रोवर्ब, ये सेइंग जो है ये वेस्ट साउथ वेस्ट की है। अगर ये प्रॉपरली फंक्शन करेगी तो आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। जहां इन्वेस्टमेंट करोगे, जहां पैसा लगाओगे, वो पैसा जो आप कमा रहे हो तो कमा रहे हो, वो भी आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। जमीन में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए की, मालूम पड़ा 3 साल के बाद ही भाव हो गए 25 लाख रुपए। तो मुझे बताइएगा 10 लाख रुपए लगाकर जो आपने 25 लाख रुपए कमाए, जो 15 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया, इसके लिए किया क्या आपने? आप मुझे समझाओ एक बार। कोई पत्थर तोड़े, कोई मजदूरी की, कोई किसी और तरह के एफर्ट्स आपने लगाए? नो, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया उसके लिए, या लगाया आपने? पर 15 लाख का प्रॉफिट आया?
वो जो प्रॉफिट आया है ना, वो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ब्लेसिंग से ही आता है। बात समझ में आ गई आपको सब लोगों को? तो कोई व्यक्ति बोले हम जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहीं पर ही पैसा डूब जाता है, वेस्ट साउथ वेस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा। परफेक्ट एग्जांपल कैपिटल मार्केट। कोविड, हालांकि उसके पहले भी, लेकिन कोविड के बाद में और कोविड से ही इतना ज्यादा क्रेज हो गया कैपिटल मार्केट का कि क्या बताऊं आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2010 और उससे पहले, इनफैक्ट उसके बाद भी कुछ हद तक, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा मात्रा में ये जो कैपिटल मार्केट है, जिसको आप शेयर मार्केट कहते हो एक तरीके से अपनी लैंग्वेज के अंदर, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है, एक संस्था बना रखी है, एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है, उसको सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक का पैसा उठाकर चंपत ना हो जाए। दैट मीन्स पब्लिक को चूना न लगा दे। जैसे कि मूवी देखी है आपने हेरा फेरी, है ना, 25 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, है ना। तो वो जो कंपनी बनाई उसका ऑफिस ही गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, ऐसा ना हो। तो बीच में सेबी आती है, और पहले सेबी ने क्या किया, ये सेबी 1992 में बनी थी, और इसने क्या किया कि लोगों का जो पैसा, जो सेविंग्स है, वो डायरेक्टली कंपनी में चला जाए ताकि वहां से ग्रोथ बढ़े, वहां से ग्रोथ बढ़े। तो सेबी बहुत सारी एड दिया करती थी पहले, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। अब आप सेबी की एक भी एड नहीं देखोगे मार्केट में, क्योंकि कोविड ने वो सारा काम कर दिया। इतना ज्यादा लोगों में जो है वो क्रेज पैदा हो गया कि भैया शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा बढ़ जाता है बिना कुछ की, है ना, ऐसा हो गया। तो जो कैपिटल मार्केट है यहां पर, ये पूरा का पूरा वेस्ट साउथ वेस्ट में काउंट होगा। और चाहे आपने मान लीजिए आज रिलायंस कंपनी के शेयर से पैसा लगाया, टाटा के शेयर से पैसा लगाया, हिंडाल्को के शेयर में पैसा लगाया, एलएनटी के शेयर में पैसा लगाया आपने, आपका जो पैसा लगा है उसके अंदर, अब वो ग्रो करेगा या गिरेगा, ग्रो करेगा या गिरेगा, ये वेस्ट साउथ वेस्ट तय करेगी। और मैं आपको एक बात और समझा दूं कि ये एनर्जीज कैसे काम करती है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे यार जहां पैसा लगाते हैं वहीं पैसा हमारा कम होना शुरू हो जाता है। गलत बात हो रही है। एंगल को बदलो, चीज को बदलो, आपको क्लैरिटी मिलेगी यहां पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से कह रहा हूं, पूरा का पूरा ज्योतिष और पूरा का पूरा वास्तु लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, जिसे जो न्यूटन ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था रूल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। जब आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आपकी ऑरा ही ऐसी बन जाती है अपने आप में कि वो आपके जो पैसा है, जो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, वो आपको धकेलेगी उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो ग्रो करे, आपको लेकर ही उस तरफ जाएगी जहां वो ग्रो करे। कुछ लोगों को देखना, भाई यार इसका हाथ बड़ा शुभ है यार, इसके हाथ से इन्वेस्टमेंट करो पैसा बढ़ेगा हमारा। क्या है ये एक्चुअल में? ये वेस्ट साउथ वेस्ट का ही कमाल है। और जब ये ऑरा बिगड़ जाती है ना हमारी, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट उस चीजों में करवाएगा इसका भाव गिरने वाले होंगे। ऐसा नहीं होता कि जिस पर डालता हूं पैसा वही नीचे गिर जाता है। अरे नहीं भाई, तूने पैसा डाला ही उन चीजों के अंदर जो नीचे गिरने वाली थी, कोई तेरी बुद्धि काम ही नहीं करेगी उस समय। और जब आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट आपका साथ देती है ना, तब आप इन्वेस्टमेंट उन चीजों की ओर करते हो जिनके भाव बढ़ने वाले होते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देके समझाता हूं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, करीबन करीबन 30 इयर्स पहले की बात है, 30 या 25 इयर्स पहले की बात है। मेरे पापा और मेरे मामा, मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। हमारे यहाँ पे जयपुर के पास में आगरा रोड है, जो आगरा को कनेक्ट करता है, ताजमहल को पूरा कनेक्ट करता है, जयपुर से आगरा जो है उसको कनेक्ट करता है। उस आगरा रोड की शुरुआत में ही जो है वहां पे प्लॉटिंग हो रही थी, और 200 गज का मतलब हुआ कि 1800 स्क्वायर फीट का घर जो है, प्लॉट जो है, प्लॉट नॉट घर, वो मिल रहा था। मेरे पापा के पास भी 80,000 रुपीज थे जिसमें प्लॉट 200 गज का प्लॉट आ रहा था। मेरे मामा के पास भी थे। दोनों गए, उस समय जंगल था पूरा वहां पर,
मेरे मामा ने प्लॉट परचेज कर लिया, बगल में सेम प्लॉट था, तो मेरे पापा ने प्लॉट परचेज नहीं किया। जो 80,000 का प्लॉट था ना, करीबन करीबन 15 से 20 साल बाद जब उस प्लॉट का वैल्यूएशन किया गया तो 1 CR था। 1 CR था। अब बताओ मेरे मामा का जो वेस्ट साउथ वेस्ट होगा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, यस और नो? मेरे पापा का खराब होगा ऑब्वियस, तभी तो नहीं कर पाए इन्वेस्ट। वहां जाकर भी वो मेरे मामा के प्रभाव चले तो गए, पर पैसा खर्च नहीं हुआ उनसे, इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी एनर्जी ने उसको वापस से उनको विड्रॉ कर दिया कि नहीं करने दूंगी मैं, लगने ही नहीं देगी वो पैसे को। और वो 80,000 में पता नहीं कहां खर्च हो गए, कहां खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। आज उनके पास 1 CR की प्रॉपर्टी है, यहां कुछ ही नहीं है। मतलब उस पैसे की बात करूं, वही 80,000 1 करोड़ बन सकते थे, बट नहीं बने, वो उनके बन गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया आपको वेस्ट साउथ वेस्ट कैसे काम करती है, किस तरह कमाल करती है? परफेक्ट। आगे देखते हैं जी। तो यहां पर तिजोरी बनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है अपने आप में। तिजोरी आप यहां पर बनाइए, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तिजोरी बनाना आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। क्यों अच्छा है यह समझ लीजिए, क्योंकि पैसा 2 तरीके का होता है साहब। पहला पैसा वो होता है जो कंटिन्यू कैश इनफ्लो के रूप में आता है, जो हमने साउथ ईस्ट में बात कर ली। और दूसरा पैसा वो होता है जो आपकी तिजोरी में पड़ा रहता है, ज्वेलरी के रूप में, इन्वेस्टमेंट पेपर्स के रूप में और बाकी चीजों के रूप में। तो वो सारे पैसे जिसको वेल्थ कहते हो, इस सारे पैसे को रखने के लिए जो सबसे परफेक्ट जगह है आपके लिए वो वेस्ट साउथ वेस्ट है। बस यहां पे अगर कैश रखोगे तो कैश गायब होना शुरू हो जाएगा। गायब होने का मतलब है वो पैसा भी मार्केट में जाएगा कुछ कमाने के लिए। बोला मैं फालतू नहीं बैठूंगा यहां पर, मैं फालतू नहीं बैठूंगा तिजोरी के अंदर, वो बाहर निकलेगा और जाके और पैसा कमाएगा। यानी आपका कैश जो है वो इन्वेस्टमेंट में लगातार कन्वर्ट होना शुरू होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप लॉकर जरूर से बना सकते हो, अपनी सेफ अपनी तिजोरी बना सकते हो। बेडरूम बनाना बहुत अच्छा है। यहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत ही शानदार बेडरूम की कैटेगरी में काउंट होगा। आपको समझाएगा, आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिटेंशन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से जो है ये जो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट का बेडरूम है आपको फायदा करेगा और आपको बुद्धि देगा, आपको दिमाग देगा कि भाई कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर नहीं करना है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। इसके एग्जांपल्स है कुछ। ड्राइंग रूम बना लो। ड्राइंग रूम में कोई खासी एक्टिविटीज नहीं होती है, ऐसे कोई खास चीजें नहीं होती, लेकिन हाँ अगर ड्राइंग रूम होगा और यहां पर टेलीविजन होगा, टीवी यहां पर होगा, तो नॉर्मली इस टीवी में ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस कुछ ज्यादा है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग प्रोग्राम्स चले, लाइक CNBC आवाज और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीजें ज्यादा चलना शुरू होगी कि आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो, डॉलर में इन्वेस्ट कर दो। तो जहां पर भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इस कंपनी में, इस बैंक में FD करा लो, यहाँ पे RD करवा लो, या म्यूचुअल फंड में, सही है ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो आप, जो है इस कंपनी का म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है। इस तरीके से चीजें चलना थोड़ा शुरू होगी यहां पे अगर टेलीविजन होगा तो। गेस्ट रूम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक अच्छा स्थान है, अच्छी डायरेक्शन है। मैं क्यों खामखा अपने गेस्ट को ये दूं, मुझे इसको कंज्यूम करना चाहिए। थोड़ा सेल्फिश बन जाओ जी, तो गेस्ट को ही देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बनाओगे गेस्ट रूम तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बेहतर चीज का यूज आप खुद के लिए कर सकते थे, वो आपने गेस्ट के लिए छोड़ दिया, जो महीने में 1 बार 2 बार आएगा। खुद भी यूज नहीं कर पा रहे और वो भी बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं कर पाएगा। किचन यहां पर बहुत ही बेकार मानी जाएगी, बहुत ही बकवास किचन यहां पर मानी जाएगी वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर। और वेस्ट साउथ वेस्ट की किचन जो है, देखो यहां पर आपकी सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी एजुकेशन को खराब करेगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को खराब करेगी, रिटेंशन को खराब करेगी, और आपकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसको भी खराब करने का काम ये जरूर से करेगी।
बात करें टॉयलेट की यहां पर, तो टॉयलेट तो वैसे ही बहुत बेकार है। जो काम वेस्ट साउथ वेस्ट की किचन करती है उसका 10 टाइम्स नुकसान जो है आपका टॉयलेट करेगा। और बता दूं आपको एक बात और, मैं जब आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन या फिर टॉयलेट जो बहुत ज्यादा मात्रा में काम करेगा, ये आपके आसपास की ऑरा ऐसे बना देगा कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना जाओगे, अपना पेट काट काट के पैसा बचाओगे, फिर उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आपको ये एनर्जी ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा देगी जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपका पैसा डाउनफॉल की ओर चलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपका घटना शुरू हो जाएगा, यानी आपको लॉसेस आपको होने शुरू हो जाएंगे। नॉट गुड एट ऑल। भूल कर भी वेस्ट साउथ वेस्ट में मत बनाइएगा, अदरवाइज आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल खराब हो सकती है, आप परेशान और दुखी आप रह सकते हैं। पानी का टैंक जो है यहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाया जा भी सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपके स्पेस एलिमेंट में आती है, और अंडरग्राउंड पानी का टैंक जो है वो वाटर एलिमेंट में काउंट होता है। तो बच्चा है वाटर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट का, और बच्चा जाएगा बाप के पास में, तो बापूजी के रिसोर्सेज को कम तो करेगा ही करेगा। तो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके बार चार्ट में अपर लाइन के ऊपर जा रही है, तो फिर भी जो है आप यहां पर पानी का टैंक बना सकते हो, अदरवाइज और किसी भी केस में आपको पानी का टैंक यहां पर अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवरहेड टैंक के बारे में। तो जो ओवरहेड टैंक है या ओवरहेड वाटर टैंक जो आपका होता है, जो छत पर टंकी होती है, आप यहां पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जगह को ऊंचा कीजिए नीचा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे साउथ वेस्ट में मैंने कहा था कि छत को ऊंचा मत करना, नहीं तो यहां पे हाथ आने में वक्त नहीं लगेगा। यहां पर कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं है, यहां पे बहुत आराम से जो है आप छत पे टंकी बनाइए, ओवरहेड वाटर टैंक बनाइए, कोई इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके जी, तो ये थी आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जिसको आज हमने समझा है, और इसको आप अप्लाई कीजिएगा। और बता दूं, बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए और एग्जांपल लेके समझाऊं, कभी आपको आईसीआईसीआई बैंक का वास्तु करने का मौका मिले, कभी एचडीएफसी बैंक का वास्तु करने का मौका मिले, कभी एचएसबीसी बैंक का वास्तु करने का मौका मिले, कभी आपको मनप्पुरम का वास्तु करने का मौका मिले, कभी आपको मुथुट, सारी बातें झूठ और सच्चा साथी मुथुट, है ना। तो जब भी आपको जो है मतलब मुथुट का वास्तु करने का मौका मिले आपको, तो इस प्रकार के जो भी प्राइवेट फाइनेंसर्स है, जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से कनेक्टेड है, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, इस तरीके की प्रोफाइल का, या जब भी आपको जो है किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का वास्तु करना होगा, तब आपके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सबसे ज्यादा प्राइमरी डायरेक्शन के रूप में काउंट हो जाएगी। डन। अब जो लोग ऑथोराइज्ड लोग हैं वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी रैप अप द क्लास। हैंड रेज कर सकते हैं, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। शारदा जी क्या हुआ आपके, क्या सिर में चोट आपके, अब ठीक हो आप? मैंने ध्यान नहीं दिया आप पे, आप मुझे दिखे ही नहीं एक्चुअली में स्क्रीन पे। एक मिनट रुकिएगा, आप हैंड रेज करो एक बार। हाँ जी हाँ जी 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 जी। क्या हुआ, कैसे हो गया एक्सीडेंट आपका? जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर मैं 18th को ही हुआ है सर, जब वर्कशॉप शुरू हुआ उसी दिन मेरी एक पप्पी है सर, वो छत से गिर गई सर, तो उसको पकड़ने के इससे मैं गिर गई। छत से? पप्पी छत से गिर गई और मैं उसको पकड़ने के लिए मैं जब आई वाज रनिंग तो आई फेल डाउन एंड आई गॉट। नहीं आप भी छत से नीचे गिरे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं छत से नहीं, पप्पी छत, कुत्ता है ना सर, बच्चा। हाँ 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 हाँ। पर भगवान की कृपा से कुछ डेंजर नहीं हुआ है सर मेरा। तो अब जच्चा बच्चा दोनों ठीक है? हाँ जच्चा बच्चा सब ठीक है सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, भगवान श्री राम की कृपा हो, जल्द आप ठीक हो, गेट वेल सून जी। चलिए जी, तो देते हैं क्लास को विराम और मिलेंगे हम लोग अब कल। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।